हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सॉरी फॉर द डिले यार। मेरा वो विंडोज अपडेट चल रहा था तो वो थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया एक्सपेक्टेशन से। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। ठीक है। और आज बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था एजीपी और सिग्मा नोटेशंस हम कैसे यूज करते हैं इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है। आज हम दो और इंटरेस्टिंग टेक्निक सीखेंगे एंड दीज आर द टू लास्ट टेक्निक जो इस आपके सिलेबस में है जेई में। एंड दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस एंड टेलीस्कोपिक सम। ठीक है। चलिए मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि ये मेथड अप्लाई कब करना है, व्हेन वी हैव टू यूज दिस मेथड। ठीक है। तो बच्चों ये मेथड तब यूज करना जब व्हेन द डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस और डिफरेंस मतलब ये डिफरेंस का डिफरेंस और उसके भी डिफरेंस ऐसे चलता जाएगा when the difference are in AP और GP, are in AP और GP, तब बच्चों ये मेथड यूज होता है। we use a method called method of finite difference। जैसे just to illustrate this, सपोज आपके पास ये एग्जांपल में बच्चों मैंने एक सीरीज लिखी है 5, 12, 31, 68 एंड सो ऑन। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस सीरीज 5, 12, 31, 68, लेट्स से एक और टर्म में डाल देता हूँ 129 एटसेट्रा। इस तरह की सीरीज है आपके पास है। ठीक है। अगर आप इस सीरीज को ध्यान से समझोगे तो इसमें कोई कॉमन रेशियो वाला फैक्टर नहीं है, सो दैट रूल्स आउट द ऑप्शन ऑफ एजीपी। एजीपी होती तो मुझे कोई कॉमन रेशियो टाइप की चीज दिख रही होती, मतलब 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर या 1/3, 1/3 स्क्वायर, इस टाइप का कुछ दिख रहा होता। यहाँ पे वो चीज नहीं है। दूसरी चीज, आप यहाँ पे एनएट टर्म भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इस सीरीज को देख के एनएट टर्म गेस कर सकते हो, बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि हमेशा हम एनएट टर्म आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप एनएट टर्म नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, जिसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पे सिग्मा नोटेशन भी नहीं यूज कर पाओगे शुरुआत में। सो सिग्मा नोटेशन इज ऑल्सो रूल्ड आउट। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो इसका डिफरेंस देखिए, लुक एट द कंसेक्यूटिव डिफरेंस 12 - 5, ये डिफरेंस आता है बच्चों 7। 31 - 12, दिस डिफरेंस इज 19। फिर इस डिफरेंस को देखिए 68 - 31 इज 37। लुक एट दिस डिफरेंस 129 - 68 इज 61। अगर आप इस डिफरेंस, अब फिर से इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस का डिफरेंस देखो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24। आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंस का डिफरेंस जो है वो एपी बना रहा है। डिफरेंस का डिफरेंस है वो एपी बना रहा है 12, 18, 24। और ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस जीपी में आ जाए, या डिफरेंस का डिफरेंस जीपी में आ जाए, या फिर हो सकता है एक और डिफरेंस लेना पड़े। तो जब भी इस टाइप की सीरीज हो जहां पे एजीपी रूल्ड आउट हो रही हो, सिग्मा नोटेशन भी नहीं है, आपको एनी टर्म पकड़ में नहीं आ रहा हो, और आपको दिख रहा है कि यार ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस या उनके डिफरेंस का डिफरेंस वगैरह जो है ये एपी या जीपी में है, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मेथड यूज कैसे होता है पहले ये समझिए। इसके लिए बच्चों अप्रोच ये होती है कि आपको जो सीक्वेंस दी है, पहले उस सीक्वेंस को लिख लीजिए। मैं आपको ये एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ और इस एग्जांपल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन दिस मेथड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले आप काम करेंगे, जो सीरीज आपको दी है उस सीरीज के सारे टर्म्स लिख लीजिए, 5, 12, 31, 68, एक और डाल देते हैं 129 एंड सो। आपने ये सारे टर्म्स देखे और आपको पकड़ में आया कि यार ये डिफरेंस का जो है वो वैल्यू एपी में आ रही है। तो अब कैसे कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आप निकालेंगे डेल्टा वन। डेल्टा वन मतलब है जो भी सीक्वेंस आपको गिवन है उसमें सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस लिख लीजिए, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बेसिकली जो आपने यहां पे लिखा हुआ है ये वाली जो चीज है ये कहलाता है डेल्टा वन। फर्स्ट डिफरेंस बोलते हैं इसको, फर्स्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस बच्चों उसमें आता है 7, फिर आता है आपका 19, फिर 37 और 61 एंड सो। ठीक है।
अच्छा, अब आप सेकेंड डिफरेंस निकालिए, डेल्टा टू। डेल्टा टू मतलब सेकेंड डिफरेंस, मतलब ये जो डेल्टा वन है इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 19 माइनस 7 इज 12, 37 माइनस 19 इज 18, दिस इज 24 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर डेल्टा थ्री निकालिए, थर्ड डिफरेंस, यानी कि डेल्टा टू के जो एलिमेंट्स हैं इनका डिफरेंस, विल गेट 6, 6 एंड सो ऑन। यहां पे आपको रुकना है, यू हैव टू स्टॉप हियर, विल स्टॉप हियर, स्टॉप। कहां पे रुकना है हमको कैसे पता चलेगा कि भाई डेल्टा थ्री पे क्यों रुके आप? तो डेल्टा थ्री पे बच्चों हम इसलिए रुके क्योंकि डेल्टा थ्री के सारे टर्म्स सेम आ रहे हैं, ऑल द टर्म्स आर आइडेंटिकल। तो जिस स्टेज पे पहली बार सारे टर्म्स आइडेंटिकल आ जाएं, जिस केथ डेल्टा थ्री में सारे टर्म्स सेम आ गए, तो वहां पे रुकना है हमको। ठीक है। तो देखिए, नाउ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। अब इसको ध्यान से समझिए, इतने से पार्ट को। फॉर द सीक्वेंस ए आई, दैट इज A1 A2 A3 अप टू AN, आपको बच्चों एक सीक्वेंस दी है A1 A2 A3 अप टू AN, जो हमने यहां पे लिखी हुई है, दिस इज A1 A2 A3 अप टू AN। फाइंड डेल्टा वन, पहला डिफरेंस निकालिए। डेल्टा वन होगा B1 B2 B3, ये रहा आपका डेल्टा वन, B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन। और वेयर BI इज इक्वल टू AI प्लस वन माइनस AI। लुक एट दिस केयरफुली, इसको ध्यान से समझिए। AI प्लस वन माइनस AI मतलब ऊपर जो ओरिजिनल वाली सीक्वेंस थी, उसके बाद वाले टर्म में से पहले, उससे पहले वाले टर्म का सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज है AI प्लस वन माइनस AI। तो BI की जो वैल्यू है डेल्टा वन, पहले डिफरेंस टेबल में जो वैल्यूज लिखी हैं, इनकी वैल्यूज कैसे निकालोगे? ओरिजिनल सीक्वेंस के AI प्लस वन में से AI सब्ट्रैक्ट करके। तो ये जो वैल्यूज आ रही है, ये आपकी BIs हो गई इस क्वेश्चन के हिसाब से, दीज आर BIs एंड दीज आर AIs। अच्छा, फिर आप ऐसी डेल्टा टू निकालिए, डेल्टा थ्री निकालिए, एंड सो ऑन, सच दैट ऑल एलिमेंट्स इन डेल्टा के आर सेम। तब तक करते रहना है जब तक किसी पर्टिकुलर डिफरेंस में सारे टर्म सेम ना आ जाए। क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेल्टा थ्री में सारे टर्म सेम आ रहे हैं, तो यहां पे हमको रुकना होगा, विल स्टॉप हियर। ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब ये मेथड में ये क्या हुआ शुरुआत में। ठीक है ना, यहाँ ये जो डिब्बा बना है, इस डिब्बे के पहले की सारी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बार आप यहां तक पहुंच गए तो आपका काम खत्म हो गया, लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप ये फॉर्मूला याद रखिए। अच्छा, इस फॉर्मूले का एक और वर्जन होता है। ये फॉर्मूला बच्चों सीधे आपको nth टर्म कैलकुलेट करके दे देगा। TN की वैल्यू आप ऐसा भी लिख सकते हैं, A1, A1 ध्यान रखिएगा, इस सीक्वेंस का पहला टर्म, ये वाला टर्म A1 है, इंटू N-1 C0, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, दिस वैल्यू इज 1। फिर प्लस फर्स्ट डिफरेंस का पहला एलिमेंट 7 इंटू, मतलब लेट मी जस्ट राइट इट एज B1 इंटू N-1 C1 प्लस, अब थर्ड सेकेंड डिफरेंस का पहला एलिमेंट, हर बार पहला एलिमेंट ही लेना है, बाद वाले एलिमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती डिफरेंस टेबल की, सिर्फ शुरुआत वाले एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है सीरीज के और डिफरेंस टेबल के पहली एंट्री जो इनकी जरूरत पड़ेगी। तो प्लस C1 इंटू N-1 C2 प्लस, फिर ऐसे ही C3 इंटू मतलब या D1 इंटू N-1 C3 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहता है। इसी सीरीज को आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम N-1 C0 की जगह 1 लिख दें तो देखिए A1 मिल जाएगा। इसकी जगह आप N-1 लिख सकते हो, तो विल गेट दिस टर्म N-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसकी जगह आप लिख सकते हैं N-1 N-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इन दिस वे यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टर्म एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब आप सारे टर्म्स को लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली nth टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। तो फिर से देख लो, शुरू से क्या करा हमने, हमको जो सीरीज गिवन थी, हमने उस सीरीज के सारे टर्म्स लिखे, ये AIs हैं। फिर हमने डिफरेंस टेबल क्रिएट करने शुरू करे, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, तब तक करते रहेंगे जब तक किसी भी डिफरेंस टेबल के सारे एलिमेंट्स पहली बार सेम ना आ जाए। जिस समय जैसे ही आपको दिखेगा सारे टर्म सेम हो गए, वहां पे रुक जाइए, आपका काम खत्म हो गया, वहां तक डिफरेंस टेबल इसके आगे नहीं बनाना है। ठीक है, जहां पे पहली बार सारे एलिमेंट सेम आए वहां पे रुकना है। नाउ वंस यू गेट द डिफरेंस टेबल, तो बच्चों फिर nth टर्म की जो वैल्यू होती है, देखिए मैं nth टर्म लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसको। आई एम राइटिंग द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। Now, using this difference table, the value of nth term will be given by ये वाला टर्म, सीरीज का पहला टर्म, हर बार पहले टर्म की जरूरत है। तो 5 इंटू N-1 C0 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस 7 इंटू N-1 C1 प्लस 12 इंटू N-1 C2
प्लस 6 इंटू n-1 C3। बस इसके आगे डिफरेंस टेबल है नहीं, तो आपको इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए डेल्टा 4 डेल्टा 5 भी होते तो फिर हम n-1 C4 फिर n-1 C5 वो भी लिखते। ठीक है, फिलहाल आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको तुरंत nth टर्म पता चल जाएगी। देखो तो ये हो जाएगा 5 + 7 टाइम्स n-1 प्लस 6 टाइम्स n-1 n-2 प्लस 6 टाइम्स n-1 n-2 n-3 by 3 फैक्टोरियल। ये दोनों भी कैंसिल। दिस गिव्स यू 5 प्लस 7n-7 प्लस, इसको बच्चों में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 6n² माइनस 18n प्लस 12 प्लस n-1 n-2 n-3 की वैल्यू आती है n³ माइनस 6n² प्लस 11n-6। एंड इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस, तो ध्यान से देखिए, आपका n³ बच गया, n³ बच गया हमारे पास, 6n² माइनस 6n² ये दोनों कैंसिल हो गए, 7n माइनस 18n प्लस 11n ये भी कैंसिल हो गए, ये तीनों भी कैंसिल। कांस्टेंट टर्म में आपके पास बचेगा 5 माइनस 7 ये -2 प्लस 10, मतलब है ना 12 ऐड करोगे तो प्लस 10 माइनस 6, सो दैट गिव्स यू n³ प्लस 4। तो ये बच्चों आपको इस सीरीज का nth टर्म पता चल गया। नॉर्मली आई रिकमेंड कि एक बार nth टर्म पता चल जाए तो यहाँ पे इसको वेरीफाई करके देखिए पहले 3 टर्म्स तक, वेरीफाई अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स, क्योंकि ये गलत हो गया तो फिर आगे पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो उसको वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स। तो अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आप देखिए इसमें n की वैल्यू 1 डाल देते हैं, पुट n इक्वल टू 1, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी 1³ प्लस 4 विच इज 5। और इनफैक्ट आपको इस सीरीज का पहला टर्म 5 दिया हुआ है, तो योर जॉब इज डन। t2 भी देख लीजिए, n की जगह 2 रखिए, 2³ प्लस 4 विच विल बी सेम एज 12। देखिए सेकंड टर्म 12 आ रही है, ये रही सेकंड टर्म 12, तो ये भी ठीक है। और फिर फाइनली t3 की वैल्यू के लिए 3³ प्लस 4 एंड दैट गिव्स यू 31 विच इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड टर्म इज इनफैक्ट 31। तो आपको nth टर्म पता चल गया। ये जो फाइनाइट डिफरेंस वाला मेथड है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका प्रूफ इज बियॉन्ड योर करिकुलम। ये जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सिलेबस के बाहर की टेक्निक है, तो इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे। फॉर्मूला याद रखिए, डिफरेंस टेबल बनाइए, तब तक कैलकुलेट करिए जब तक कि पहली बार डिफरेंस टेबल में सारी वैल्यू सेम ना आ जाए। एक बार वैल्यू सेम आ जाए तो वहां पे रुक जाइए और फिर ये फॉर्मूला लगा लीजिए, उससे आपको nth टर्म पता चल जाएगा। वंस यू गेट दी nth टर्म, एक बार इस सीरीज का nth टर्म पता चल गया तो सम बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। द सम ऑफ दिस सीरीज विल बी sigma tn, n goes from 1 to n, which is same as sigma n³ plus sigma 4, है ना। tn की वैल्यू रख दी, सिग्मा को एडिशन में स्प्लिट कर सकते हैं। सिग्मा n³ की वैल्यू होती है n² n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 की वैल्यू आ जाएगी 4n, ये ध्यान रखना 4 मत कर देना, दिस इज 4 into n एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर बच्चों अच्छे से देख लो, सब कुछ समझ में आ गया है तो टाइप यस, कहीं पे कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर आपको एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया है सबको अच्छे से तो टाइप यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ बेटा, बेटा आवाज कट रही है तेरी। सब लोग अच्छे से देख लो, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो ये टू लर्न दिस फॉर्मूला, इसको याद रखने का मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। इसको बाइनोमियल के टर्म्स में याद रखो, कोएफिशिएंट के टर्म्स में, तो जल्दी याद हो जाएगा। हाँ हर्षित बेटा, ये जीपी के लिए भी ट्रू है, वो भी हम देखते हैं। पहले इसको समझ लो, ये मेथड अच्छे से समझ लो। कहीं पे कोई डाउट है कि कैसे यूज हुआ, क्या कर रहे हैं अपन, और क्या चल रहा है, ये सब वो क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सब लोग। यस टाइप कर देना, आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस। अगर समझ में आ गया हो तो टाइप यस। फिर एक क्वेश्चन और करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह का, एक और क्वेश्चन करेंगे है ना फिर। चलो बढ़िया, लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं, ठीक है। आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा, तो लेट्स लुक एट अनदर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बच्चों लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। देखिए इसको फिर से,
लुक एट दिस सीरीज 6, 13, 22, 33 एंड सो ऑन। फिलहाल इस सीरीज में जीपी वाली कोई चीज नहीं दिख रही मुझे, कॉमन रेशियो टाइप का कुछ नहीं दिख रहा, मतलब एजीपी तो नहीं है। अगर आप इस सीरीज का एनएट टर्म सोचने की कोशिश करेंगे तो आप एनएट टर्म नहीं लिख पाओगे, पैटर्न उतना सिंपल नहीं है कि देख के ही पता चल जाए, तो एनएट टर्म नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें फाइनाइट डिफरेंस यूज करके एनएट टर्म निकालना है और फिर उससे सिग्मा करके सम निकालेंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज को लिख लीजिए 6, 13, 22, 33 एंड सो ऑन, ये आपके एआईज हो गए। अब डिफरेंस 1, डेल्टा 1 7, फिर यहाँ पे बच्चों आएगा 9, 11 एंड सो ऑन। डेल्टा 2, इनका डिफरेंस 2, 2 सो ऑन। सिंस सारे एलिमेंट सेम आ गए तो यहाँ पे रुकना है, स्टॉप। ठीक है। अब ये जो शुरुआत वाले टर्म्स, जो बिल्कुल पहले टर्म्स हैं, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी एनएट टर्म वाले फॉर्मूला में, तो इनको सर्कल बना लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे कि इनको लेना है, वरना गलती से कुछ और ना लिख लो। नाउ द वैल्यू ऑफ द एनएट टर्म फ्रॉम हियर विल बी गिवन बाय Tn will be, पहला टर्म 6 प्लस 7 इंटू n माइनस 1 C1 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 C2। ठीक है। नाउ दिस विल सिंप्लीफाई टू 6 प्लस 7n माइनस 7 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, 2 फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो जाएगा। दिस गिव्स यू 6 प्लस 7n माइनस 7 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। अब रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, तो n स्क्वायर आएगा, 7n माइनस 3n इज 4n, 6 प्लस 2 8 माइनस 7 इज प्लस 1। ये बच्चों आपका एनएट टर्म आ रहा है, लेकिन जल्दबाजी मत करिए, है ना, इसको वेरीफाई करिए पहले, वेरीफाई दिस। हमेशा एनएट टर्म जब भी आप पैटर्न देख के लिखें या कैलकुलेशन करके देखें तो एनएट टर्म में हैबिट बना लो, हमेशा वेरीफाई कर लो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में आपको आंसर पता नहीं होगा और गलती जनरली एनएट टर्म में ही होती है। तो हमेशा एनएट टर्म वेरीफाई करिए अप टू 3 टर्म्स, एक दो टर्म से मत करना, 3 टर्म्स तक वेरीफाई करना हमेशा, वेरीफाई अप टू 3 टर्म्स। ठीक है। तो अगर इसको वेरीफाई करें तो देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी इसके हिसाब से, n को 1 डाल देते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 6, करेक्ट है, पहली टर्म 6 ही दी है आपको। n को 2 डाल दीजिए, पुट n इक्वल टू 2, 4 प्लस 8 प्लस 1 13, ये भी ठीक है, सेकंड टर्म 13 ही दिया हुआ है। थर्ड टर्म भी वेरीफाई कर लो, पुट n इक्वल टू 3, 9 प्लस 12 21 प्लस 1 22। तो दैट मीन्स हमने एनएट टर्म ठीक कैलकुलेट करी है, एनएट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ये आप नॉर्मल तरीके से गेस नहीं कर सकते, है ना, दिस इज नॉट इजी टू गेस, एनएट टर्म पैटर्न देख के गेस करना मुश्किल होता है। चलिए एक बार एनएट टर्म आ गया तो फिर सम बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाता है। सम ऑफ n टर्म्स विल बी सिग्मा Tn व्हिच इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सिग्मा n प्लस 2 टाइम्स सिग्मा 1। और अब फॉर्मूलाज लगा दीजिए, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला nn प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू n, इसको 2 इंटू 1 मत करना, यहाँ गलती हो जाती है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका आंसर होगा। डिपेंड करता है किस तरह से दिया है, कितना सिंप्लीफाई करके दिया ऑप्शंस में, बट दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस से ध्यान रखिए nth टर्म कैलकुलेट करना है, उसके बाद सिग्मा नोटेशन से सीरीज का सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया हो बच्चों? तो फिर से मैं हर क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे कि समझ में आ गया या नहीं। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से आपको टाइप करना है 2 यस, 2 यस। तो वो अगर, हाँ बेटा, 2 1 क्यों किया? कहाँ पे बेटा? अबे सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा 1 मतलब हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स। नहीं, वो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 तो 1 ही तो आएगा यहाँ पे। 6 प्लस 2 8 माइनस 7। समझ में आ गया बच्चों? तो 2 यस, अगर नहीं टाइप करोगे तो मैं ये दो चीजें होंगी, या तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया या फिर आप क्लास में नहीं है। तो समझ में आ जाए तो 2 यस टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा आराम से, कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए।
और हमेशा ध्यान रखिए nth टर्म जो है वो वेरीफाई करिए। अच्छा यहाँ पे कह रहे हो हर्षित, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड जस्ट। हाँ बेटा यहाँ पे सही बात है, 2 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे 1 ही आएगा सिग्मा 1, तो यहाँ पे ये 2 हटा देते हैं, बस ये आंसर है आपका। ये बच्चों इधर मैंने 2 लिख दिया था ना, तो 2 हटा देना, मुझे ध्यान नहीं रहा। सब लोग देख लो, समझ में आ जाए तो टाइप 2 यस। वेदांत समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो चलो बच्चों ये कहानी तो हो गई आपकी। अगर डिफरेंस पहली बार में कांस्टेंट आ जाए, सेम डिफरेंस आ जाए तो आप वहां पे रुक जाएंगे। अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस का डिफरेंस जो है वो जीपी में हो, उस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा कि कहीं पे भी डेल्टा की वैल्यू सेम आ जाए। अगर डिफरेंस का डिफरेंस जीपी में होगा तो कहीं पे भी सेम नहीं आएगा, तो उस केस में आप क्या करोगे ना, तो इसमें एक मॉडिफिकेशन होता है, वो भी देख लेते हैं कि अगर जीपी आ जाए तो आप कैसे हैंडल करेंगे। तो लुक एट दिस मॉडिफिकेशन, पहले मैं इसको समझा दूं तो फिर देखते हैं। देखिए आप क्या करोगे, फिर से डिफरेंस टेबल बनाना शुरू करेंगे। तो इफ फॉर अ सीरीज डेल्टा के इज अ जीपी फॉर फर्स्ट टाइम, पिछली बार कहां पे रुके थे हम, जहां पे सारे टर्म सेम हुए थे। अब की बार कहां पे रुकना है, जैसे ही आपको किसी पर्टिकुलर डेल्टा के में जीपी मिली पहली बार, वहां पे रुक जाइए, है ना, वहां पे रुक जाइए। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सपोज कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस में आपको पहली बार जीपी मिल गई, है ना, दैट इज मैं इसकी बात कर रहा हूं। इफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंस इज जीपी, सपोज डेल्टा 3 की वैल्यू में जीपी आपको दिखी पहली बार और कॉमन रेशियो 2 है, तो फिर बच्चों हम nth टर्म अज्यूम करते हैं, a इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इनटू 2 टू द पावर n, जो भी कॉमन रेशियो था 2 की पावर n, प्लस अगर आपका बच्चों डेल्टा 3 पे जीपी मिलती है, जिस ऑर्डर पे आपको जीपी मिलती है पहली बार, उससे 1 डिग्री छोटा पॉलिनोमियल अज्यूम करना है। जैसे डेल्टा 3 पे आपको जीपी मिली, तो हम एक सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल अज्यूम करेंगे, bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, n में क्वाड्रेटिक, दिस इज अ सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। सेकेंड डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिस डिफरेंस पे आपको जीपी मिली उससे एक छोटा पॉलिनोमियल अज्यूम करना है। तो बेसिकली जो nth टर्म होगा वो 2 चीजों का सम होगा, एक तो ये वाला पार्ट होगा और एक ये पार्ट होगा। यही चीज हमने ऊपर लिखी है, देखिए। If for a series delta k is a GP for the first time with common ratio equal to R, then its nth term is a sum of a into R to the power n. A is not the first term of the GP, mind you, a is a constant जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, a into R to the power n and a k minus first degree polynomial। अगर डेल्टा k में जीपी मिली तो k माइनस फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल और a into R to the power n का सम होगा nth टर्म। nth टर्म इज द सम ऑफ a into R to the power n and k minus फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे अगर डेल्टा 3 कॉन्स्ट आप में आपको जीपी मिली, इफ डेल्टा 3 जीपी, ठीक है। अरे यार ये कौन लिख रहा है ये सब? सर शायद आप क्लोज करके ओपन करोगे तो शायद। अच्छा ऐसा है क्या? शायद। अच्छा मैं करके देख लेता हूँ, चलो लेट मी जस्ट रीस्टार्ट दिस। हाँ ठीक हो गया यार, सही कह रहे हो। वो जो स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ, चेक कर लो एक बार। यस सर। चलो ठीक। यस हाँ तो चलो गाइस, तो मैं ये कह रहा था कि आपको क्या करना है कि अगर जीपी पहली बार में दिखे, अगर पहली बार में आपको जीपी दिख जाती है, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको लिखना है nth टर्म इज अ सम ऑफ a into R to the power n
एंड अ k माइनस फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। तो अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस में आपको जीपी मिली तो फिर nth टर्म आप अज्यूम करेंगे a इंटू टू टू द पावर n प्लस क्वाड्रेटिक, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस था तो इससे 1 डिग्री छोटा पॉलिनोमियल। अगर डेल्टा 4 पे आपको जीपी मिलती तो आप अज्यूम करते a इंटू टू टू द पावर n। अगर डेल्टा 4 पे जीपी मिलती तो अज्यूम करते a इंटू टू टू द पावर n प्लस bn क्यूब प्लस cn स्क्वायर प्लस dn प्लस e, फिर वैसा अज्यूम करते। एंड दिस इज हाउ इट गोस, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल नंबर 3। इवैल्यूएट 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 20 प्लस 37 प्लस 70 एंड सो ऑन। आपको बच्चों इस सीरीज का सम बताना है। देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई कॉमन रेशियो फैक्टर तो दिख नहीं रहा, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब इस टाइप की कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब एजीपी संभव नहीं है। अगर आप इस सीरीज का पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो पैटर्न देखने में भी गेस वर्क ज्यादा होगा, कोई कॉन्क्रीट तरीका नहीं है कि आप एनी टर्म के बारे में कंफर्म हो। तो व्हाट विल डू इज हम इस सीरीज को लिखते हैं पहले तो 3 6 11 20 37 70 एंड सो ऑन, है ना, इसको ऐसा लिख लीजिए। अब डेल्टा 1 कैलकुलेट करिए। डेल्टा 1 की वैल्यू होगी 3 5 9, यहां पे आएगा 17, फिर आएगा 33 एंड सो ऑन। देखिए ना तो सारे टर्म सेम है और ना जीपी है। डेल्टा 2 कैलकुलेट करते हैं। 2 4 8 16 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज अ जीपी, ये आपको पहली बार जीपी मिली। यहां पे रुक जाइए, यहां पे रुक जाइए, स्टॉप। ठीक है, अब रुकने के बाद क्या करना है आपको, एनेट टर्म लिखना है। तो देखो एनेट टर्म कितना होगा, एनेट टर्म विल बी इक्वल टू, ये जो बच्चों जीपी बनी इसका कॉमन रेशियो है 2, कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज 2। तो आपका एनेट टर्म अज्यूम करना होगा a इंटू टू टू द पावर n प्लस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 माइनस 1। डेल्टा 2 की वैल्यू में जीपी आई तो 2 माइनस 1 यानी लीनियर पॉलिनोमियल अज्यूम करना है n में, तो विल अज्यूम इट एज bn प्लस c। इस तरह से हम अज्यूम करेंगे एनेट टर्म को। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू विल बी सेम एज, इसको मान लेते हैं हम कुछ इक्वेशन नंबर 1। अब आपको एबीसी कैलकुलेट करना है, वेयर एबीसीडी नीड टू बी कैलकुलेटेड। एबीसीडी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट होंगे, बहुत आसान है। एन की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो पहला टर्म आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। और 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है 3, पहला टर्म जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड टर्म की वैल्यू देखिए, पुट एन इक्वल टू 2, एन को 2 रखोगे तो बनेगा 4a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, अगर यहाँ पे आप सेकेंड टर्म देखोगे तो ये आ जाएगा 6 के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से T3 निकाल लीजिए, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। T3 की वैल्यू आएगी 8a प्लस 3b प्लस c, and this is given to you as 11, equation number 4. Now if you subtract third minus 2, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको देखिए कितना मिलता है। you'll get c से c कैंसिल, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इसी तरह से अगर आप थर्ड और फोर्थ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 3, तो आपको मिलेगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, तो आपको बच्चों सीधे a की वैल्यू मिल जाएगी 2a इक्वल्स टू 2, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1। एक बार a की वैल्यू 1 पता चल गई, इफ a इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा b इज ऑल्सो इक्वल टू 1, है ना, b इक्वल टू 1। एक बार आप a और b दोनों की वैल्यू 1 डाल देंगे तो इस इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, पुट a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, यू गेट c इक्वल टू 0, and therefore the nth term of this sequence becomes, फर्स्ट इक्वेशन में abc की वैल्यू रख देते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ abc हियर, सो यू गेट 2 to the power n plus n plus 0, so which is actually same as 2 to the power n plus n। ये बच्चों आपको nth टर्म पकड़ में आ गई, लेकिन जल्दबाजी नहीं, क्या करोगे, वेरीफाई, चेक करो कि क्या वाकई में कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी हुई है। तो वेरीफाई करोगे तो देखिए t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n को 1 डाल देते हैं तो ये 3 के बराबर आ रहा है, विच इज ट्रू, पहला टर्म 3 दिया हुआ है आपको। n की जगह 2 डालिए,
If you put n equal to 2, you get 4 plus 2, 6. ये भी ठीक आ रहा है। और फिर आप n की जगह 3 डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा 2 क्यूब प्लस 3 विच इज इक्वल टू 11। ये भी सही है। इसका मतलब हमने nth टर्म ठीक कैलकुलेट करी है। नाउ वंस यू कैलकुलेट द nth टर्म, तो सम ऑफ द सीरीज विल बी इक्वल टू सिग्मा tn, विच मींस सिग्मा 2 टू द पावर n, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, प्लस सिग्मा n, n की वैल्यू 1 से n तक। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, ये जो एक्सपोनेंशियल में जब आता है ना कोई भी चीज, तो वो जीपी होती है। ए टू द पावर एक्स का सिग्मा जो होता है, सिग्मा ए टू द पावर एक्स, अगर एक्स की वैल्यू कहीं से भी अल्फा से बीटा तक अगर आप लेके जाओगे, तो ध्यान रखिएगा ये जीपी होती है। दिस इज ऑलवेज अ जीपी। आप चाहें तो सीरीज बना के देख लीजिए। पहले वाले केस में, पहले वाले सिग्मा में इनकी वैल्यू डालना शुरू करिए, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। और ये सिग्मा n का तो फॉर्मूला पता ही है हमको, n प्लस 1/2। ठीक है, बस एक बार यहां तक सिंप्लीफाई करना है। बस आपको जीपी का तो फॉर्मूला जानते ही हो आप। सो दिस विल नाउ सिंप्लीफाई टू, देखिए जीपी का सम होगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस, सॉरी, प्लस n प्लस 1/2, which is 2 to the power n plus 1 minus 2 plus n into n plus 1/2, and this is your answer. तो अगर आपका डिफरेंस टेबल में पहली बार जीपी मिल जाए तो वहीं पे रुकना है, और फिर आपको टर्म जो है वो इस तरह से अज्यूम करना है, सम ऑफ a into 2 to the power n and a polynomial of degree k minus 1। जिस डिफरेंस पे जीपी मिलती है उससे एक छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल अज्यूम करना है। एबीसी की वैल्यूज आराम से कैलकुलेट हो जाएंगी यूजिंग T1 T2 T3। तो अगर बच्चों ये एग्जांपल नंबर 3 सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस, 3 यस लिख दीजिए अगर समझ में आ गया है। ये मेथड जीपी वाला समझ में आ गया तो टाइप 3 यस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, समझ में आ जाए तो 3 यस। चिरायु कह रहा है इक्वेशन 2 वापस समझा दीजिए। इक्वेशन 2 के लिए बेटा हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये जो पहली इक्वेशन थी इसमें n को 1 डाल दीजिए, तो जब आप n को 1 डालेंगे तो कितना आएगा, a इंटू 2 की पावर 1 प्लस b प्लस c, और n को 1 रखने पे आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा t1। t1 मतलब सीरीज का पहला टर्म विच वाज 3। सब लोग बच्चों अच्छे से चेक कर लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, समझ में आ जाए तो 3 यस। और ये ध्यान रखिएगा जब भी सिग्मा के अंदर एक्सपोनेंशियल दिखे ना तो समझ जाना कि वो जीपी होगी। यहां मैंने डिटेल में मेथड लिख दिया है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ, अपने आप ट्राई करोगे जैसा बोलो। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं। चलिए इसको भी करके देखते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों सीरीज आपको दी है 2 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 41 प्लस 122 अप टू n टर्म्स। देख के पता चल रहा है कि कॉमन रेशियो फैक्टर नहीं है। पैटर्न देख के भी आप टर्म गेस नहीं कर पाओगे, शायद कर लो लेकिन मतलब वो कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं होगी। तो हम एक काम करेंगे कि फाइनाइट डिफरेंस यूज करते हैं। 2 5 14 41 122 एंड सो ऑन, ये सीरीज आपको दी थी। डेल्टा 1 निकालिए, तब तक डिफरेंस निकालिए कि या तो हर टर्म सेम आ जाए वहां पे रुकना है, या फिर पहली बार जीपी आ जाए तब रुकना है। उसके अलावा बाकी डेल्टा, अगर ये मेथड यूज हो रहा होगा तो डेल्टा 1 निकालते रहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालते रहिए। तो ये बच्चों आएगा 3 9 27 81 एंड सो ऑन। और इनफैक्ट यहीं पे हमको रुकना होगा क्योंकि ये जीपी आ गई। दिस इज अ जीपी with common ratio 3. So therefore the nth term of the sequence will be given by a into common ratio की power n plus a polynomial of degree k minus 1. Now this is delta 1, तो k minus 1 मतलब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू।
ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे ए और बी कैलकुलेट करना है। एक बार ए और बी कैलकुलेट हो गया तो आवर जॉब इज डन। तो देखिए ए बी के लिए क्या करोगे, पुट n इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 में n को 1 डाल दीजिए, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस बी, और ये वैल्यू बच्चों हमको दे रखी है 2 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। फिर n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, 3 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। n को 2 डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 9a प्लस b इज इक्वल टू 5। Now, if you subtract third and equation number 2 from equation number 3, you get, अगर इनको subtract करोगे तो आपके पास आएगा 6a is equal to 3, and therefore you get a is equal to 1 by 2. एक बार a की वैल्यू 1 by 2 आ गई, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट a equal to 1 by 2, तो b की वैल्यू भी 1 by 2 आ जाएगी, and therefore the value of nth term becomes half 3 to the power n plus half, है ना, यही आपका nth टर्म आ गया। अब वेरीफाई करिए, जल्दबाजी नहीं, वेरीफाई दिस। इनफैक्ट सिग्मा नोटेशन से लेके एजीपी में हमेशा nth टर्म वेरीफाई कर लिया करो। वेरीफाई करोगे तो देखो n की वैल्यू कितनी आती है, t1, पुट n इक्वल टू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 विच इज 2, विच इज करेक्ट। पहला टर्म 2 है, फिर n की जगह 2 डाल दीजिए, 9/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 5, ये भी करेक्ट है। एंड पुट n इक्वल टू 3, तो 27/2 plus 1/2 which is equal to 14, and in fact this is also correct. So therefore हमने nth टर्म जो है ये सही कैलकुलेट करा है, this is correctly calculated. अब सम की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा tn which will be same as 1/2 sigma 3 to the power n, n goes from 1 to infinity, 1 to n, plus 1/2 sigma 1। अब ये एक्सपोनेंशियल है, 3 टू द पावर n एक्सपोनेंशियल है, मतलब यहाँ पे जीपी बन रही होगी। चाहो तो एक अलग से सीरीज बना के देख लो, n की वैल्यू पुट करना शुरू करो पहले वाले टर्म में, तो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब अप टू 3 टू द पावर n, प्लस यहां पे बच्चों आ जाएगा n/2। इस जीपी का सम कितना होता है, a इंटू कॉमन रेशियो की पावर n-1 अपॉन 3-1 प्लस n/2, which is same as 3/4 3 to the power n-1 प्लस n/2, एंड दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा हो सकता है एग्जाम में और सिंप्लीफाई करके दिया हो, जैसा भी है। एग्जाम में जनरली n की वैल्यू देते हैं कि सीरीज का सम बताइए 15 टर्म्स तक क्या होगा, 20 टर्म्स तक क्या होगा, जिससे कि आप n की वैल्यू डाल के वेरीफाई ना कर पाए। तो एग्जाम में तो पूछता है कि 20 टर्म्स तक की वैल्यू बताइए, तो आखिरी में इनको 20 डाल देना है, 10 डाल देना, डिपेंड करता है कितने टर्म्स तक का सम चाहिए। तो बच्चों एक बार वापस से चेक कर लो, अगर फोर्थ वाला भी समझ में आ गया तो 4 yes टाइप कर दो जल्दी से। 4 yes अगर समझ में आ गया हो तो 4 टाइप 4 yes। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। स्टिल वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज, जल्दी से अगर समझ में आ गया हो तो 4 yes। कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए लेट्स लुक एट जेई एडवांस प्रॉब्लम, एक आईटी का पुराना क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उन्होंने शायद n टर्म्स तक पूछा था, मैंने इसको 20 टर्म्स तक कर दिया है। तो बच्चों आपको एक सीरीज दी है, कंसिडर द सीरीज 1, पहले ब्रैकेट में 1 दिया है, सेकंड ब्रैकेट में है 2 + 3, थर्ड ब्रैकेट में है 4 + 5 + 6, फोर्थ ब्रैकेट में है 7 + 8 + 9 + 10 एंड सो ऑन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द 20th ब्रैकेट। 20th ब्रैकेट जो आएगा इस सीरीज में उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर हम 20th ब्रैकेट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम क्या क्या चीजें पकड़ सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द 20th टर्म, ऑब्जर्वेशन से क्या क्या चीजें दिख रही है मुझे। पहली चीज मुझे दिख रही है कि 20th
पहले टर्म में बच्चों एक टर्म है, सेकंड टर्म में 2 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स हैं, फोर्थ टर्म में 4 टर्म्स हैं। तो 20th टर्म में कितने टर्म्स होंगे, कितने नंबर्स लिखे होंगे अंदर? तो डेफिनेटली देयर विल बी 20 नंबर्स। 20th ब्रैकेट जो होगा उसमें टोटल 20 नंबर्स लिखे होंगे, और वो सारे नंबर्स एपी में होंगे। ऑल दीज नंबर्स विल बी इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 1। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। इस सीरीज में जो 20th टर्म होगा उसमें 20 नंबर्स होंगे ब्रैकेट के अंदर, वो सारे नंबर्स एपी में होंगे। आप देख रहे हो ना, कंसेक्यूटिव है, 2 + 3, फिर 4 + 5 + 6, फिर 7 8 9 10 एपी में होंगे विद कॉमन डिफरेंस 1। ठीक है। अब अगर मुझे किसी तरह से ये पता चल जाए कि यार उस ब्रैकेट का पहला नंबर कौन सा है, ये जो पहला नंबर है ए, अगर ये पता चल जाए तो मुझे पता है इसके आगे तो फिर 20 टर्म्स की एपी है, तो हम इसका सम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आई ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द 20th ब्रैकेट। वो पता चल जाएगा तो फिर आप सम निकाल सकते हो एपी के फॉर्मूला से। तो चलिए 20th ब्रैकेट के पहले टर्म के बारे में सोचते हैं। इसके लिए हम एक काम करेंगे, विल राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट। हर ब्रैकेट के पहले टर्म को लिख रहा हूं मैं। देखिए, कंसिडर कंसिडर पहले टर्म का पहला नंबर है 1, सेकेंड टर्म का पहला नंबर, सेकेंड ब्रैकेट का पहला नंबर है 2, थर्ड ब्रैकेट का पहला नंबर है 4, फिर है 7, फिर है 11 एंड सो ऑन। अगर हम हर ब्रैकेट के पहले नंबर को देखें तो बच्चों ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है। अब अगर आप इसका डेल्टा 1 कैलकुलेट करोगे तो गेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एपी आ रही है, डेल्टा 2 निकालिए, 1 1 1 1 एंड सो ऑन। यहां पे आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि सारे टर्म सेम आ गए हैं। और अब इस सीरीज का जो nth टर्म होगा tn, दैट विल बी गिवन बाय 1 into 1 plus 1 into n minus 1 c1 plus 1 into n minus 1 c2, है ना। इन तीनों की जरूरत पड़ेगी आपको, which will simplify to 1 plus n minus 1 plus n minus 1 n minus 2 by 2, which is same as n plus n square minus 3n plus 2 by 2, which is n square by 2 minus n by 2 plus 2 by 2, which is 1। तो बच्चों जो nth ब्रैकेट है उसका पहला नंबर ये होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं, पहले वेरीफाई करिए। वेरीफाई करके देखिए, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 minus 1/2 plus 1, दैट इज 1। तो पहले ब्रैकेट का पहला नंबर 1 होना चाहिए, तो जो कि है, सही है। t2 देख लीजिए, 4/2 minus 2/2 plus 1। नाउ दिस विल बी 2 minus 1 plus 1, तो दैट विल बी 2। ये भी सही है, सेकेंड ब्रैकेट का पहला नंबर 2 ही है। और फिर ऐसे आप थर्ड वेरीफाई करके देख लीजिए, थर्ड आ जाएगा बच्चों 9/2 minus 3/2 plus 1। नाउ 9/2 दिस विल बी 4। ये भी करेक्ट है ना। तीसरे ब्रैकेट का पहला नंबर 4 है। तो बच्चों हमने ये पता करा कि जो nth ब्रैकेट होगा उसका जो पहला टर्म होगा दैट वुड बी इक्वल टू n² by 2 minus n/2 plus 1। चूंकि मुझे 20th ब्रैकेट पे काम करना है, तो इसलिए जो हमारा 20th ब्रैकेट होगा उसका पहला टर्म हो जाएगा, अब मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं कि therefore first number in the 20th bracket, first number in the 20th bracket is t20। n की जगह बच्चों 20 डाल दीजिए, 20 का स्क्वायर बाय 2 minus 20/2 plus 1। So this will be 400 upon 2, तो 200 minus 10 190, this will give you 191। तो ये जो 20th ब्रैकेट होगा, 20th ब्रैकेट जो होगा बच्चों वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 191 से शुरू होगा, फिर 192 193 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स, है ना। nth ब्रैकेट में n टर्म्स थे। तो नाउ दिस इज अ क्लियर कट एपी, तो इस एपी का सम हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2
इंटू फर्स्ट टर्म मतलब a प्लस n-1, n की वैल्यू 20 है, इंटू कॉमन डिफरेंस, दिस विल बी 10 इंटू, ये बच्चों हो जाएगा 19, 191 प्लस 19 इज 210। अच्छा सॉरी, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, एक सेकंड रुक जाओ। तो 20th ब्रैकेट हमको पता चल गया, देयरफॉर द सम ऑफ नंबर्स इन 20th ब्रैकेट, sum of numbers in 20th bracket is equal to number of terms by 2, n by 2 into 2a, 382, plus n minus 1 into common difference, which will be same as 10 into 382 plus 19 is 401, and this is 4010। ठीक है, तो ये बच्चों आपका ओवरऑल मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस कहलाता है। इसको करने के और भी घटिया तरीके होते हैं, अगर आप इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ेंगे तो वो बोलते हैं कि एक एक टर्म राइट पे शिफ्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, एपी बनेगी या जीपी बनेगी। वो मेथड भी गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लीजिए डिफरेंस करने पे एपीजीपी नहीं बनी तो फिर एक बार फिर से वही मेथड लगाओगे, फिर वही मेथड लगाओगे, तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। ये जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एक्सेट्रा, ये बहुत तेज तरीका होता है क्वेश्चन करने का। बस ये ध्यान रखिए, एनएट टर्म निकालिए और फिर सिग्मा नोटेशन ले लीजिए। यदि एनएट टर्म एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो मतलब जीपी लगेगी। आप चाहो तो सीरीज बना के देख सकते हो उस केस में। और एनएट टर्म हमेशा वेरीफाई करिए अप टू 3 टर्म्स। तो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों सबको समझ में आ गया ओवरऑल? अगर यहां तक सबको समझ में आ गया मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, तो सिर्फ यस टाइप कर दीजिए या 5 यस टाइप कर दीजिए, सो दैट वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज। फिर टेलीस्कोपिक सम पे चलते हैं। अच्छे से सब लोग देख लो, है ना, आसान है, समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा उसके अंदर। इसके बाद बस हम लोग वो देखेंगे, टेलीस्कोपिक सम और बचा है लास्ट पार्ट, तो फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोशिश यही करिए, सबसे पहले देखिए एपीजीपी तो नहीं है, अगर एपीजीपी नहीं है तो एजीपी के बारे में देखिए, एजीपी भी नहीं है तो एनएट टर्म कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर एनएट टर्म कैलकुलेट हो रहा है पैटर्न देख के तो फिर सिग्मा नोटेशन से काम चल जाएगा। लेकिन यदि एनएट टर्म कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस से एनएट टर्म निकालना पड़ेगा एंड देन अप्लाई द फॉर्मुलास। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ सीरीज जो हमारे करिकुलम में है, व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन। टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन बच्चों पहले भी हमने कई बार देखा हुआ इनडायरेक्टली। तो इसमें जो मेन स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेप 1, write the general term of the series. Write the general term of the series. Let's say Tn. Step 2, जनरली पहला स्टेप आसान होता है, मतलब उतना ट्रिकी नहीं होता है। स्टेप 2 थोड़ा सा ट्रिकी होता है, दैट इज एक्सप्रेस Tn as f of n minus f of n minus 1। ठीक है, और एक बार आपका ये काम हो गया तो स्टेप 3 में पुट n equal to 1, 2, 3 etc. and get the telescopic cancellation। टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन होने लगेगा। कैसे होता है वो भी एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द जनरल हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देखिए। देखिए आपको बच्चों एक सीरीज दी है 1/1, 2, 3, 4 प्लस 1/2, 3, 4, 5 प्लस 1/3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सपोज आपको इस सीरीज के एन टर्म्स तक का या इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहला काम ये करें कि एनएट टर्म लिखने की कोशिश करिए। एनएट टर्म के लिए आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में 4 4 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। अगर मैं इन चारों टर्म्स को देखूं,
हर्षित उसका मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंस का प्रूफ नहीं है बेटा, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, वो आपके करिकुलम के बाहर चला जाता है। उसको बोलते हैं डिफरेंस कैलकुलस कहलाती है वो चीज, वो लेकिन वो अलग पार्ट है जो इंजीनियरिंग में कुछ कोर्सेज में आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज वो जरूरत नहीं है उसकी। तो बच्चों देखिए इसमें हर टर्म को देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर वाले को देखिए, पहले टर्म में है बच्चों 1 2 3 4 इनका मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड टर्म में है 2 3 4 5 का मल्टीप्लीकेशन, थर्ड टर्म में है 3 4 5 6 का मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन। तो अगर हम इस पैटर्न को ध्यान से पकड़ें तो nth टर्म में क्या होगा, देखिए 1 2 3 इस सीरीज का nth टर्म आता है n के बराबर, चाहो तो एपी से भी कर सकते हो। अगला टर्म इससे एक ज्यादा है n+1, फिर यहाँ पे n+2 और लास्ट में n+3। So therefore the nth term of the sequence is 1 upon n, n+1, n+2, n+3। ये बच्चों इस सीरीज का nth टर्म आ जाएगा। एक बार nth टर्म पता चल गया तो अगर डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं, चार टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये चारों टर्म्स कंटिन्यूअस एपी में हो, इफ दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस एपी, कई बार ऐसा होगा कि कंटिन्यूअस एपी नहीं है, तब देखेंगे क्या करना है, लेकिन फिलहाल तो आप देखो n n+1 n+2 n+3 के एपी बना रहे हैं, कंटिन्यूअस एपी बना रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस एपी बन रही हो तो बच्चों मेथड होता है न्यूमरेटर में करोगे सबसे बड़ा फैक्टर, चार में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, n+3 माइनस सबसे छोटा फैक्टर अपॉन n, n+1, n+2, n+3। अच्छा, जब आप न्यूमरेटर में ये करेंगे तो आपके पास एक 3 एक्स्ट्रा आएगा, ऊपर कैंसिल होकर 3 बचेगा, जबकि यहाँ पे तो 3 नहीं दिया हुआ था, तो इसके लिए हमको बाहर 1/3 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यदि कंटिन्यूअस एपी बन रही हो तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को आप लिखिए सबसे बड़ा फैक्टर माइनस सबसे छोटा फैक्टर। और कुछ एक्स्ट्रा टर्म अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो वो कर दीजिए। ठीक है, नाउ एज सून एज यू राइट द जनरल टर्म इन दिस फॉर्मेट, नाउ यू कैन गेट Tn इज इक्वल टू 1/3। अब बच्चों इसको अलग अलग कर लो, n+3 अपॉन दिस माइनस n अपॉन दिस, तो देखिए आपको मिलेगा 1 अपॉन n, n+1, n+2 माइनस 1 अपॉन n+1, n+2, n+3। ये हमारा स्टेप 2 हो गया है ना, दिस इज आवर स्टेप 2। हमने nth टर्म को f ऑफ n माइनस f ऑफ n-1 फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब n की वैल्यू पुट कर दीजिए, तीसरे स्टेप पे जा रहे हैं, पुट n इक्वल टू 1, 1/3, 1 2 3 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 3 4, फिर सेकेंड टर्म n को 2 रख के 1/3, n को बच्चों 2 रखेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2 3 4 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे n को 2 रखेंगे तो 3 4 5। ठीक है, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर लीजिए। T3 की वैल्यू आ जाएगी 1/3, 1 अपॉन 3 4 5 माइनस 1 अपॉन 4 5 6, एंड दिस विल कंटिन्यू जब तक आप n की वैल्यू n नहीं रखोगे। n को n रखने पे n टर्म आ जाएगा 1/3, 1 अपॉन n, n+1, n+2 माइनस 1 अपॉन n+1, n+2, n+3। ठीक है, बस इनको ऐड कर लीजिए सबको, ऐड। जब आप ऐड करोगे तो गेट T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। राइट साइड पे जब बच्चों ऐड करोगे तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, एंड नाउ लुक एट द टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन, लुक एट दिस कैंसिलेशन। देखिए 2 3 4 ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, 3 4 5 वाली टर्म इधर कैंसिल हो जाएगी, 4 5 6 इधर कैंसिल होगा। इस तरह से बच्चों ये कैंसिल होते रहेंगे। आपके पास एक टर्म शुरुआत वाली बचेगी और एक करस्पॉन्डिंग निगेटिव टर्म बची होगी टुवर्ड्स द एंड।
क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खत्म हो रहा है ना, तो अगर एक पॉजिटिव बची है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बची होगी और वो लास्ट वाली होगी. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/6, इसकी वैल्यू 1/6 माइनस 1/n+1 n+2 n+3. अच्छा, कई बार इसी क्वेश्चन को वो लिमिट के फॉर्म में दे देते हैं कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बताइए. तो मान लीजिए अगर आपसे इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम पूछा जाए तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी 1/18, क्योंकि जब n इन्फिनिटी होगा तो दिस विल अप्रोच 0 व्हेन n अप्रोचेस इन्फिनिटी. तो जब n की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी और आपको आंसर मिल जाएगा 1/18. नॉर्मली इनफाइनाइट टर्म्स तक का ही सम पूछेगा, क्योंकि n, अदरवाइज आप n की वैल्यू रख के वेरीफाई कर लोगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा यदि डिनोमिनेटर में कंटिन्यूअस एपी बन रही हो तो न्यूमरेटर को लिखना है सबसे बड़ा फैक्टर माइनस सबसे छोटा फैक्टर. ये ट्रिक होती है. दिस इज द वे यू स्प्लिट और रिजॉल्व द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. सबसे बड़ा फैक्टर माइनस सबसे छोटा फैक्टर, कंटिन्यूअस एपी बननी चाहिए, है ना. एक और देखिए, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. फर्स्ट सेकंड दोनों एक जैसे ही है ना, तो सेकंड वाला भी देख लीजिए. देखिए सेकंड सीरीज में बच्चों आपके पास है 1/135 प्लस 1/357 प्लस सो ऑन अप टू जितने भी टर्म्स तक चाहिए हो. तो देखिए पहले टर्म के अंदर मल्टीप्लीकेशन है 135, फिर अगली टर्म में है 357, फिर है 579 एंड सो ऑन, है ना. ये इन रोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर में. अब देखिए ऊपर वाली सीरीज पे चलिए, लुक एट दिस सीरीज. इस वाली सीरीज को देखिए, ये बच्चों एक एपी है, दिस इज एन एपी. इस एपी का nth टर्म होगा a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, सो यू गेट 2n-1. ऊपर वाली सीरीज का जनरल टर्म जो होगा वो होगा 2n-1. सेकेंड जो सीरीज है, ये जो सेकेंड वाली जो सीरीज लिखी, ये वाली जो सीरीज है, इसका हर टर्म ऊपर वाली सीरीज से 2 यूनिट ज्यादा है. मतलब ऊपर 1 था तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5, 5 है तो 7. तो अगर यहाँ 2n-1 है तो यहाँ पे 2n+1 होगा. अदरवाइज आप चाहें तो एपी के फॉर्मूले से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो. तीसरी सीरीज जो होगी उसमें सेकंड वाले से 2 यूनिट ज्यादा है, यहाँ 3 है तो 5, 5 है तो 7, 7 है तो 9. तो दिस इज 2n+3. So therefore, the nth term of the sequence becomes 1/2n-1, 2n+1, 2n+3. And again, you can see that this is a continuous AP. ये continuous AP बन गई. Continuous AP है तो फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1, मतलब न्यूमरेटर में लिखो 1, सबसे बड़ा फैक्टर 2n+3 माइनस सबसे छोटा फैक्टर 2n-1, है ना. इन तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर माइनस सबसे छोटा फैक्टर. ऐसा करने पे आपको ऊपर 4 मिलेगा, जबकि यहाँ तो 1 दिया है, तो उसको हटाने के लिए 1/4. ठीक है. नाउ दिस विल बी सेम एज 1/4 टाइम्स. अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 2n+3 अपॉन दिस माइनस 2n-1 अपॉन दिस. तो ये बच्चों आ जाएगा 1/2n-1, 2n+1, 1/2n+1, 2n+3. अब n की वैल्यू पुट करिए, t1, n को 1 रख दीजिए तो ये आ जाता है 1/4. देखिए n को 1 रखने में बच्चों 1 अपॉन, पुट n इक्वल टू 1 हियर, 1/3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे 1 रखोगे तो 3/5. सेकेंड टर्म की वैल्यू 1/4, पुट n इक्वल टू 2, 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7. फिर थर्ड टर्म की वैल्यू 1/4, 1/5 × 7 माइनस 1/7 × 9 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म में आ जाएगा 1/4,
ठीक है, और जब हम इनको ऐड करेंगे, नाउ ऐड दिस, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखिए टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन ऑब्जर्व करिए, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। आपके पास बचेगा एक शुरुआत वाला टर्म और एक बचेगा लास्ट वाला टर्म। सो दिस विल बी 1/4 कॉमन, 1/3 माइनस 1/2n प्लस 1, 2n प्लस 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम पूछा जाए तो दैट विल बी इक्वल टू 1/12, क्योंकि उस केस में ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी ना, दिस विल बिकम जीरो व्हेन n इज इंफिनिटी। तो अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम पूछा जाए तो 1/12 आंसर हो गया। तो ये दोनों मेथड देख लीजिए, यदि डिनोमिनेटर में कंटिन्यूस एपी बन रही हो तो किस तरह से हम टेलीस्कोपिक सम क्रिएट करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। अगर सबको बच्चों समझ में आ गया है तो टाइप यस, 2 yes कर दीजिए, 2 yes, ये सेकंड एग्जांपल है ना, तो 2 yes टाइप कर दीजिए अगर यहां तक समझ में आ गए ये दोनों चीजें। 2 yes टाइप कर दीजिए अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड्स क्लियर हैं तो। लेकिन ध्यान रखना ये मेथड तभी काम करेगा जब कंटिन्यूस एपी बने। अगर कंटिन्यूस एपी नहीं हुई तो फिर ये मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं अगले एग्जांपल में देखेंगे, पहले यहां तक देख लीजिए, ये समझ में आना चाहिए सबको अच्छे से। विवेक कुमार कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, नहीं तो यस टाइप कर दो। ठीक, चलो बच्चों, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि चलो डिनोमिनेटर में कंटिन्यूस एपी तो हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, ये मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कंटिन्यूस एपी नहीं बन रही है, देखिए लुक एट दिस प्रॉब्लम। 3/1 into 2 into 4 plus 4/2 into 3 into 5 plus 5/3 into 4 into 6 and so on। अगर हम इस सीरीज का nth टर्म लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखोगे nth टर्म? अब nth टर्म में दो चीजें हैं, एक तो न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। चलिए पहले न्यूमरेटर की कहानी समझिए। पहले टर्म में बच्चों न्यूमरेटर है 3, फिर है 4, फिर है 5, एक एपी बन रही है। इस एपी का nth टर्म होगा a plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस, सो दैट वुड बी 3n plus 2। तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास 3n plus 2 आएगा, नहीं सॉरी n plus 2, सॉरी सर, न्यूमरेटर में बच्चों आया होगा n plus 2। अब अगर डिनोमिनेटर को आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में पैटर्न ये चल रहा है, पहले टर्म में 1 2 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगली बार 2 3 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर 3 4 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो अगर न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में आप पहले वाले को देखोगे तो यहाँ पे बच्चों एन टर्म देख के पता चल रहा है n आना चाहिए। सेकेंड वाले में, इस वाले में हर टर्म ऊपर वाले से एक ज्यादा है तो यहाँ पे n+1 होगा, और यहाँ पे तीसरी वाली में हर टर्म ऊपर वाली से दो ज्यादा है तो n+3 आएगा। तो बेसिकली द डिनोमिनेटर बिकम्स n, n+1, n+3। और अब एक मुसीबत हो गई है कि डिनोमिनेटर जो है ये कंटिन्यूअस एपी नहीं है, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस एपी। और अगर कंटिन्यूअस एपी नहीं है तो ऑब्वियसली आप ऊपर वाला मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस एपी, n+2 का टर्म मिस कर रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे इसको कंटिन्यूअस एपी बनाइए, राइट इट एज n+2 का होल स्क्वायर अपॉन n, n+1, n+2, n+3। एक बच्चों कंटिन्यूअस एपी में कन्वर्ट करो। अब ये कंटिन्यूअस एपी बन गई, देखिए n, n+1, n+2, n+3 कंटिन्यूअस एपी है, दिस इज अ कंटिन्यूअस एपी। अब इस एक बार कंटिन्यूअस एपी बन गई तो आपको थोड़ा सा न्यूमरेटर का भी कुछ इलाज करना पड़ेगा। देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ n² + 4n+4। ये बच्चों बहुत ध्यान से समझना मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ उसको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर को मैंने अभी सिर्फ एक्सपेंड करा है। नाउ व्हाट आई डू इज आई राइट द न्यूमरेटर एज n into n+3। ये अकेला यूनिक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ऐसा लिख रहा हूँ
प्लस n प्लस 4 अपॉन ठीक है। और अब बच्चों इसको अलग अलग करेंगे। देखिए n अपॉन n प्लस 3 के साथ इसको ले लीजिए, है ना, n प्लस 3 अपॉन दिस क्वांटिटी प्लस n अपॉन ये क्वांटिटी प्लस 4 अपॉन बचा हुआ क्वांटिटी। ठीक है, नाउ दिस विल बी सेम एज s1 प्लस s2 प्लस 4 टाइम्स s3। और आप ये ध्यान से देखो कि ये जितनी में मैंने ब्रेक करे ना, ये सब जगह पे कंटिन्यूस एपी बन रही है। ये तो खैर दो ही टर्म्स है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं, ये कंटिन्यूस एपी है, ये कंटिन्यूस एपी है, और ये भी एक कंटिन्यूस एपी है। आप न्यूमरेटर को ऐसे ब्रेक करना कि जैसे ऐसा मत करना कि n+1 कैंसिल हो जाए ऊपर नीचे, क्योंकि अगर बीच वाली कोई टर्म कैंसिल हो गई ना तो फिर वो कंटिन्यूस एपी नहीं बनेगी, फिर आप उसी मुसीबत में फंस जाओगे जहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको इस तरह से ब्रेक करिए न्यूमरेटर को कि डिनोमिनेटर में से कुछ टर्म्स अगर ऊपर कैंसिल भी हो तो एक कंटिन्यूस एपी नीचे बनी रहे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वंस यू गेट दिस एक्सप्रेशन, तो मेरे ख्याल से अब इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे तीनों सीरीज को अलग अलग। ये तो वही है, देखिए कंटिन्यूस एपी है। तो नाउ आई लीव द रिमेनिंग पार्ट फॉर द होमवर्क। बचा हुआ पार्ट आप घर पे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कंप्लीट एज होमवर्क। सर लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर से बता दो। कौन से वाला बेटा, ये nn+3 वाला? हाँ। एक्चुअली हमको क्या करना है कि जो सीरीज चाहिए उसमें न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए, न्यूमरेटर में n की टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कंटिन्यूस एपी है तो न्यूमरेटर कांस्टेंट हो, न्यूमरेटर में देयर शुड नॉट बी एनी टर्म ऑफ, न्यूमरेटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ n, न्यूमरेटर में n नहीं होना चाहिए। अगर आप टेलीस्कोपिक से करना चाहते हैं तो मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो मुझे ये न्यूमरेटर से n हटाने हैं। अब इन n को हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने ऐसा तरीका लिया है कि स्प्लिट करने के बाद डिनोमिनेटर में कंटिन्यूस एपी बनी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूं आपको। जैसे यू कैन राइट दिस एज n² प्लस 6n प्लस 6 माइनस 2n माइनस 2। देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, या सॉरी इसको 6n की जगह 5n कर देते हैं। ठीक है, देखो न्यूमरेटर को आप ऐसा भी लिख सकते हो, और यहां से भी इसको स्प्लिट करा जा सकता है। बेसिकली स्प्लिट क्यों करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म्स हो, ऊपर n की टर्म नहीं हो, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया। नाउ दिस इज n+2 n+3 माइनस n माइनस 2 अपॉन n n+1 n+2 n+3। अब आप इसको फिर से तीन सीरीज में ब्रेक कर सकते हैं। n+2 n+3 के साथ ले लो, एक बार n अपॉन के साथ ले लो, एक बार -2 के साथ ले लो। ठीक है, ऊपर से n कैंसिल होना चाहिए, मतलब ऊपर जो है न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर के कुछ फैक्टर्स की हेल्प से क्रिएट करो, इस तरह से क्रिएट करना है कि कैंसिल होने पे डिनोमिनेटर में मिसिंग टर्म ना आए, कंटिन्यूस एपी बनी रहे। आप देखो हर बार कंटिन्यूस एपी बनी है, इसमें भी बन जाएगी। और भी तरीके हो सकते हैं स्प्लिट करने के, कोई यूनिक तरीका नहीं होता। समझ में आ गई कहानी? तो इसलिए हमने इसको जो है n² प्लस 4n+4 को ऐसा लिखा कि n² प्लस 3n प्लस n प्लस 4। आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्टरनेट वे ऑफ सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन। अलग तरह की तीन सीरीज बनेंगी लेकिन आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, एक बार आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, सारे टर्म्स एपी में आ गए, फिर तो आपको तरीका मैंने सिखा ही रखा है कैसे करोगे, है ना। चलिए लेट्स लेट्स फेस अनदर प्रॉब्लम, एक और देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, अब इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स आर इंक्रीजिंग इन, नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज विद डिनोमिनेटर, increase in denominator with successive terms। डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं,
पहले 1 into 3 था, फिर 1 into 3 into 5 आ गया, फिर 1 into 3 into 5 into 7 आ गया, एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखना इसको कैसे ब्रेक करते हैं। और टेलीस्कोपिक करने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता, मतलब जैसे जैसे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे तो इट्स मोर ऑफ हिट एंड ट्रायल, थोड़ा सा इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। पैटर्न देख के आप कुछ सिंपल केसेस कर सकते हो जैसे ऊपर हमने देखे थे, लेकिन जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे उस पर थोड़ा सा दिमाग चलाना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए, लुक एट द थिंग्स केयरफुली। पहला टर्म बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो ये है कि 3 - 1 कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस 2, ऊपर है 1। 5 - 1 डिफरेंस होता है 4, ऊपर है 2, आधा है। मतलब यहाँ पे देखिए डिफरेंस पहले वाले टर्म में 3 - 1 का डिफरेंस था 2, ऊपर 2 का आधा है। 5 - 1 डिफरेंस है 4, ऊपर 4 का आधा है। 7 - 1 6, ऊपर 6 का आधा। 9 - 1 8, ऊपर 8 का आधा। ठीक है, तो ये चीज तो मुझे दिख रही है। तो यूजिंग दिस थिंग इन माइंड, लुक एट द थिंग्स केयरफुली। पहला टर्म बच्चों देखो 1/2, 1/1 - 1/3, क्योंकि ऊपर 2 आएगा और इस 2 को हटाने के लिए हमने नीचे 1/2 कर दिया। सेकेंड टर्म को देखिए, 1/2, 1/2, 1 into 3 - 1/3 into 5। लुक एट दिस केयरफुली, इसको ध्यान से सोचिए। यदि आप इसमें एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 into 5 into 1, यहाँ पे बच्चों आएगा 5, इधर आएगा 1, ये 4/135 आएगा। तो ऊपर तो 2 दिया था तो इसलिए हमने 1/2 कर दिया। नाउ लुक एट द थर्ड टर्म, 1/2, 1/135 - 1/357। लुक एट दिस केयरफुली, सिंप्लीफाई करके देखिए अपने आप। ऊपर 6 आएगा, एलसीएम लोगे तो ऊपर 6 आ जाएगा, जबकि यहाँ तो 3 दिया हुआ है तो हमने 1/2 कर दिया। in the same way the fourth term, 1/2, 1/357 - 1/3579, and so on up to nth term। nth term में बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/, देखिए 1 3 5 up to 2n - 1। तो टोटल n टर्म्स हैं। पहले टर्म में देयर सिंगल टर्म इन द डिनोमिनेटर, T2 में 2 टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में, T3 में 3 टर्म्स हैं, T4 में 4 टर्म्स हैं। तो Tn में n टर्म्स होने चाहिए, 135 2n - 1 तक, -1/357 up to 2n+1। इफ यू ऐड दीज सीरीज, इन सबको ऐड करें तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन आ जाएगा। एंड ऑब्जर्व द कैंसिलेशंस, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और आपके पास सिर्फ क्या क्या बचेगा, पहला टर्म और एक ये लास्ट वाला टर्म। सो बेसिकली Sn will be equal to 1/2 into 1 - 1/3 into 5 into 7 up to 2n+1। अब यदि इंफिनिटी तक का सम चाहिए हो, S infinity, so this will be equal to इंफिनिटी पे बच्चों ये वाली टर्म 0 हो जाएगी एंड यू गेट 1/2 ओनली। अब ये कोई फिक्स तरीका नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे इंटेलिजेंस चाहिए आपको। ये थोड़ा सा क्या लिखते लिखते करोगे, मतलब कई बार ऐसा होता है कि नहीं ब्रेक हो रहा, फिर थोड़ा सा कुछ और सोच के देखते हैं, कुछ पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ गट फीलिंग आती है कि यार ऐसा करके देखते हैं, हो सकता है इससे हो जाए। उसके बाद ये एक्सपर्टीज आती है कि कैसे पहली बार में सही हो जाएगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस करते करते डेफिनेटली रिफाइंड होगा। हालांकि मेंस में इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, ये एडवांस के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, मेंस के लिए मैंने आपको एक असाइनमेंट शीट दी है, इसके नीचे देयर इज अ स्मॉल असाइनमेंट, वो कर लीजिएगा घर पे। 2 क्वेश्चंस बच्चों और हैं, इनको निपटाते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। अच्छा ये देख लो जल्दी से, अगर सब फोर्थ सबको समझ में आ गया तो 4 yes टाइप कर दो। अगर फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया तो टाइप 4 yes। ये थोड़ा सा मगजमारी वाला था, मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा हमको, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कोई पैटर्न भी नहीं है। लेकिन अब अच्छे क्वेश्चन में पैटर्न नहीं होगा, मेंटली तैयार रहिए कि बहुत अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें पैटर्न नहीं होता, आपको इंटेलिजेंस से, गट फीलिंग से काम चलाना पड़ता है। अच्छे से देख लो, समझ में आ गया तो यस टाइप करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए एक और देखते हैं। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों देखो मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। दिख रहा है ना, पहले में देखो वन, एक टर्म न्यूमरेटर में, दो न्नीचे हैं, फिर दो ऊपर है, तीन नीचे हैं, फिर तीन ऊपर है, चार नीचे हैं। अगर हम इस सीरीज का बच्चों nth टर्म लिखने की कोशिश करें, टी एन, तो ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में तो आएगा 1 3 5, पहले टर्म में 1 है, लास्ट टर्म देखिएगा, मतलब लास्ट टर्म मतलब न्यूमरेटर का ये जो है इसमें एक ही टर्म है 1। सेकंड जो T2 है इस सीरीज का जो सेकंड टर्म है उसमें न्यूमरेटर की लास्ट टर्म देखिए 3, फिर इस तीसरे टर्म में न्यूमरेटर की लास्ट टर्म देखिए 5। तो दिख रहा है ना ये पैटर्न एक चल रहा है 1 3 5, न्यूमरेटर में ये एक पैटर्न चल रहा होगा लास्ट टर्म पे, लास्ट वाला जो फैक्टर है वो पहले में 1 है, दूसरे टर्म में 3 है, तीसरे टर्म में 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप इस सीरीज का nth टर्म देखोगे तो दिस विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 विच इज 2n माइनस 1। ओरली कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2n माइनस 1 दिख रहा है हमको, तो न्यूमरेटर जो बच्चों है ये 2n माइनस 1 तक जाएगा। डिनोमिनेटर को चलिए, डिनोमिनेटर पहले टर्म में बाद वाला आखिरी फैक्टर है 4, सेकेंड टर्म में आखिरी फैक्टर है 6, थर्ड टर्म में आखिरी फैक्टर है 8 एंड सो ऑन। तो यदि हम nth टर्म में देखें, ये एक एपी है, इस nth टर्म में देगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 विच इज 2n प्लस 2। तो बच्चों डिनोमिनेटर जो है वो आपका इस पैटर्न पे चलता हुआ 2n प्लस 2 तक जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के मुकाबले एक टर्म कम है, डिनोमिनेटर में हमेशा एक टर्म ज्यादा है और न्यूमरेटर में एक टर्म कम है। तो अब इसको कैसे ब्रेक करें, देखो ध्यान से देखो कैसे ब्रेक कर रहा हूं मैं। न्यूमरेटर में एक टर्म कम है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो मेरा जो स्प्लिट करने का तरीका है वो मैं नंबर ऑफ टर्म्स बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे बराबर कर रहा हूं ध्यान से देखिए, आई एम मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर विद 2n plus 2 minus 2n plus 1। लुक एट दिस केयरफुली, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये बच्चों जो 2n plus 2 आया ना, ये 2n plus 2 तो मैंने डिनोमिनेटर से लिया है, 2n plus 2 तो डिनोमिनेटर से ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि जब आप इसको अलग अलग करोगे तो न्यूमरेटर में एक टर्म कम थी, जब न्यूमरेटर को आपने 2n plus 2 से मल्टीप्लाई करा तो डिनोमिनेटर की एक टर्म कैंसिल होगी और ऊपर नीचे नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो अगली टर्म ली है मैंने 2n plus 1, वो मैंने इसी पैटर्न को आगे बढ़ा के लिए, 2n माइनस 1 के बाद अगला टर्म आना चाहिए था इस पैटर्न पे 2n plus 1, तो मैंने 2n plus 1 लिया। इससे फायदा ये होगा कि जब आप इसको अलग करेंगे तो न्यूमरेटर की एक टर्म इंक्रीज हो जाएगी, डिनोमिनेटर की पहले ही एक ज्यादा थी, अब आपने न्यूमरेटर की एक इंक्रीज कर दी, ऊपर नीचे फिर से नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो गए। ऐसा करने से आपको एक कांस्टेंट मिलेगा 1, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अच्छा नाउ यू स्प्लिट दिस इनटू 2, 1 3 5, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना, 2n माइनस 1 अपॉन 2 4 6 अप टू 2n माइनस 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 upon 2 4 6 up to 2n 2n plus 2। Look at this carefully, आप देखो ऊपर नीचे नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो गए, यहां भी ऊपर नीचे नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है, यहां भी ऊपर नीचे नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है। कैसे बराबर हुए, हमने पहला तो लिया 2n plus 2 जिससे कि ये कैंसिल हो जाए, एक टर्म कम कर दी डिनोमिनेटर से, और फिर हमने अगली टर्म में न्यूमरेटर में एक टर्म बढ़ा दी 2n plus 1, इस पैटर्न के अनुसार एक टर्म बढ़ा दी हमने। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 1 डालिए तो ये बच्चों बनेगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4। ठीक है, फिर आप n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, n की वैल्यू 2 रखने पे आ जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस n की वैल्यू 2 इस सीरीज में रखोगे तो 1 3 5 अपॉन 2 4 6। n को 2 रखने पे लास्ट टर्म देखना है ना, 2n प्लस 1 यानी 5 तक जाएगा, इस पैटर्न पे चलते चलते लास्ट टर्म 5 आनी चाहिए। फिर थर्ड टर्म देख लीजिए,
1 into 3 into 5, 246 माइनस और ये ऐसे ही चलता रहेगा। nth टर्म की वैल्यू आपके पास बच जाएगी 1 3 अप टू 2n माइनस 1, 2 4 अप टू 2n प्लस 2, सॉरी अप टू 2n। इसी तरह से यहाँ पे बचेगा 1 3 5 अप टू 2n प्लस 1 अपॉन 2 4 6 अप टू 2n प्लस 2। ये बचेगा बच्चों, है ना। ऐड कर लो। ऐड करने पे आपको सम ऑफ n टर्म्स मिल जाएगा कितना। देखिए ये वाले कैंसिल, ये कैंसिल, ये इधर कैंसिल और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगी एक ये टर्म, एक ये वाली टर्म। So this will be same as 1 by 2 minus 1 3 5 up to 2n plus 1 upon 2 4 6 up to 2n plus 2। ये बच्चों आपके n टर्म्स तक का आंसर हो गया। यदि एग्जामिनर इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम पूछेगा तो आंसर विल बी 1 by 2। ये जो सीरीज है ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों होगी ये भी इंटरेस्टिंग है। वाई दिस थिंग शुड बी जीरो, ये जीरो क्यों होगा इन्फिनिटी पे, सोच के देखिए इसको। वाई दिस क्वांटिटी शुड बी जीरो। इसका कारण बहुत सिंपल है। कारण ये है कि इसको आप ऐसा सोचिए 1 by 2 into 3 by 4 into 4 by 5 and so on up to 2n plus 1 upon 2n plus 2। ये बच्चों सारे रेशियोज जो है 1 से छोटे हैं, सारे रेशियोज 1 से छोटे हैं ना, तो दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन, दिस विल बी लेस देन, मतलब सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर आ जाएगी क्योंकि देर आर इनफाइनाइटली मेनी फैक्टर्स और सारे फैक्टर्स जो है वो 1 से छोटे हैं। -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दिस सीरीज विल अप्रोच जीरो। तो इसीलिए इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म्स तक का आंसर हो जाएगा 1/2। अगर 5 समझ में आ गया तो जल्दी से 5 यस टाइप करो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5। ये फिर से दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करनी है। अगेन अ टिपिकल जी एडवांस टाइप प्रॉब्लम, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, है ना, मजेदार क्वेश्चन है ये सब। इनको रिवाइज कर लेना और एक छोटा सा असाइनमेंट है 9 क्वेश्चंस का, उनको कर लेना, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई चैप्टर कर लिया हमने। तो चलो बच्चों लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, एक 6th वाला और देख लेते हैं फिर फाइंड अप करें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है 1 into 2 into 3 into 4 plus 2 into 3 into 4 into 5 plus 3 into 4 into 5 into 6 and so on up to n terms। तो अगेन बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न nth टर्म की वैल्यू आ जाती है n, n plus 1, n plus 2, n plus 3। अब ये आप अपने आप भी सोच सकते हैं कैसे आ रही है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने इस तरह के। ये बच्चों nth टर्म आ गया। वैसे तो आप चाहें तो उसमें सिग्मा नोटेशन लगा सकते थे, लेकिन सिग्मा नोटेशन में प्रॉब्लम ये होगी कि आपको सिग्मा n की पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता होगा, ये n टू द पावर 4 देगा। तो सिग्मा नोटेशन में प्रॉब्लम है कि n की पावर 4 का फॉर्मूला हमको नहीं आता। वी डू नॉट नो द फॉर्मूला फॉर सिग्मा n टू द पावर 4, तो इसीलिए सिग्मा नोटेशन फेल हो जाएगी। अगर n क्यूब तक होता तो आप शायद सिग्मा नोटेशन से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे करें। यहाँ पे भी अगर इस तरह से फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन में और कंटिन्यूस एपी में, कंटिन्यूस एपी में हो तो कैसे करते हैं। तो देखिए उस केस में बच्चों हम nth टर्म को ऐसा लिखेंगे, लुक एट दिस केयरफुली। nth term will be equal to n, n plus 1, n plus 2, n plus 3। अच्छा अब ध्यान से देखना, इस पैटर्न के हिसाब से n, n plus 1, n plus 2, n plus 3 के हिसाब से अगली टर्म बच्चों कौन सी आनी चाहिए थी पैटर्न के हिसाब से, n plus 4। तो यहां पे लिखिए n plus 4 माइनस, इसी पैटर्न के हिसाब से n से पहली वाली टर्म कौन सी थी, n से पहले वाली टर्म वो थी n minus 1। मतलब क्या करना है आपको, ये हमने लिखा है आने वाला टर्म पैटर्न के हिसाब से n plus 4, और ये बीता हुआ टर्म
बीता हुआ टर्म मतलब ऐसा टर्म जो निकल गया, जो आपको दिख ही नहीं रहा है, n-1, इससे पहले वाला, n से पहले वाला। तो एक हमें इसके पहले वाला टर्म उठाना है, एक हमें इसके बाद वाला टर्म उठाना है, बस इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। कब ये मेथड काम करेगा? जब कंटिन्यूस एपी बन रही है। अच्छा, ऐसा करने पे आपको न्यूमरेटर में 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें 1/5 भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लीजिए। सो Tn विल बी इक्वल टू 1/5 टाइम्स n+1 n+2 n+3। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका बच्चों nth टर्म आ गया। नाउ वंस यू गेट द nth टर्म, तो अब मैं यहां पे कर रहा हूं, देखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी 1/5, n की वैल्यू 1 डाल दो, 1 2 3 4 5 माइनस 0। सेकेंड टर्म आएगी 1/5, n की वैल्यू 2, 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5, 3 रख दीजिए n की वैल्यू, 3 4 5 6 7 माइनस 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। nth टर्म आपका बचेगा 1/5 n+1 n+2 n+3 n+4 माइनस n-1 n n+1 n+2 n+3। ठीक है, और अब बच्चों जब आप इसको ऐड करोगे, इफ यू ऐड दी सीरीज, तो आपको Sn की वैल्यू मिलेगी 1/5 तो कॉमन, और ध्यान से देखिए ब्रैकेट्स में आपको टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन दिखने लगेगा। लुक एट दिस केयरफुली। देखिए ये वाली टर्म इधर कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस तरह से ये भी कैंसिल। आपके पास क्या बच जाएगा आखिरी में? विल बी लेफ्ट ओनली विद, you'll be left only with n, n+1 n+2 n+3 n+4। एक तो ये बचेगा, माइनस यहां पे बचेगा 0, और ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेंस में उतने की जरूरत नहीं है, इवन एडवांस में भी जरूरत नहीं होती, लेकिन चलो टॉप रैंक्स के लिए हम लोग बाद में जब रिवीजन करेंगे चैप्टर का एडवांस के लिए, तो फिर इसमें और अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी फिलहाल ये बच्चों एक छोटा सा होमवर्क नंबर 4 है, विच इज अराउंड 9 क्वेश्चंस। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो उनको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया है तो टाइप यस एंड विल वाइंड अप द सेशन। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया एक बार तो। और कल वाली क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी तो कर चुके थे, उसमें एक्सपेक्टेशन पढ़ेंगे, और एक 2-3 गरीब चैप्टर्स हैं बच्चों मैथ्स में। गरीब चैप्टर मतलब ऐसे चैप्टर जिनमें 1-2 क्लास के बाद वो चैप्टर खत्म हो जाते हैं, और उसमें 4 नंबर फोकट का एक क्वेश्चन आता भी है। तो कल से हम लोग कुछ गरीब चैप्टर शुरू करेंगे 12th वाले पोर्शन में। प्रोबेबिलिटी तक तो हो ही गया था, उसके आगे प्रोबेबिलिटी में आप लोग वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 तक पूरा कर लीजिएगा, और ये होमवर्क 4 जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो गाइस, टेक केयर, कल मिलते हैं। On the हाँ बेटा, आवाज कट रही है तेरी, फोन पे बता देना क्या चीज है।